नेक्स्ट जेन ऑफिसर्स एकेडमी के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 18वीं सदी के उस जियोपॉलिटिकल चेस मैच को डिकोड करेंगे जिसने आधुनिक भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मैसूर राज्य के जबरदस्त उदय और उसके दुखद पतन की। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज हम किन बातों पर फोकस करेंगे? हमारा फ्लो बहुत ही क्लियर है। पहले हम मैसूर की बढ़ती ताकत को देखेंगे, फिर उन चारों आक्रामक आंग्ल मैसूर युद्धों का क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उन संधियों पर बात होगी जिन्होंने पूरा मैप ही बदल दिया, और आखिर में टीपू सुल्तान के बेहतरीन प्रशासन और उस सहायक संधि को समझेंगे जिसने मैसूर की आज़ादी को खत्म कर दिया। लेकिन इस सबसे पहले एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मैसूर से इतना डर क्यों लगता था? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि इस राज्य ने क्षेत्रीय स्तर पर खुद को इतना ताकतवर कैसे बनाया। आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद, जब वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। पर इतिहास का असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1761 में। यही वो वक्त था जब हैदर अली मैसूर के डी फैक्टो यानी वास्तविक शासक बने, और उन्होंने फ्रांसीसी समर्थन के साथ डोडबल्लापुर, सिरा, बिदिनूर और होसकोटे को एक-एक करके जीतना शुरू कर दिया। अब जब कोई राज्य लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा हो, तो पड़ोसियों से टकराव होना तो बिल्कुल तय है। हैदर अली ने अपने बॉर्डर्स को बेहद कुशल तरीके से सुरक्षित किया। खासकर 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा आक्रमणों का बड़ी ही समझदारी से सामना किया, और सच कहें तो इसी मजबूती ने दक्षिण भारत में वर्चस्व चाहने वाली अन्य शक्तियों के साथ उस अपरिहार्य संघर्ष की नींव रख दी थी। तो जब सीमाएं इतनी तेजी से बढ़ रही थीं, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शांत थोड़ी बैठने वाली थी। दोनों ताकतों के बीच घर्षण बढ़ता गया, जिसने उन दशकों लंबे युद्धों को जन्म दिया जिन्हें हम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये टाइमलाइन बिल्कुल आपके टिप्स पर होनी चाहिए। हम 4 मुख्य आंग्ल मैसूर युद्धों की बात कर रहे हैं। पहला 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और आखिरी सबसे विनाशकारी 1799 में। ये सिर्फ आम सैन्य टकराव नहीं थे, ये बुनियादी तौर पर अस्तित्व बचाने की लड़ाई थे। और अगर आप इन युद्धों की कूटनीति को देखें तो ये लिटरली एक कॉम्प्लेक्स पजल जैसी थी। एक तरफ ब्रिटिश, दूसरी तरफ मराठा और निजाम। कभी कोई किसी के साथ था तो अगले ही युद्ध में वो उसके खिलाफ खड़ा था। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन, और ये गठबंधन इस बात का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए पहले युद्ध की गहराई में चलते हैं। बंगाल की सफलता के बाद ब्रिटिश कंपनी काफी ओवर कॉन्फिडेंट थी। उन्हें निजाम से उत्तरी सरकार के क्षेत्र भी मिल गए थे। इधर हैदर अली के अरकोट के नवाब और मराठों के साथ विवाद चल रहे थे, पर हैदर अली ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने निजाम के साथ ही गठबंधन कर लिया और मद्रास में सीधे अंग्रेजों पर अचानक हमला कर दिया। ब्रिटिश सेना में दहशत फैल गई। ये युद्ध खत्म तो हुआ, पर बिना किसी निर्णायक नतीजे के। एक तरह का गतिरोध बन गया था। पर टेंशन वहीं की वहीं थी। मद्रास की संधि के उल्लंघन और माहे पर संप्रभुता के विवाद ने दूसरे युद्ध को भड़का दिया। हैदर अली ने शुरुआत में कर्नल बेली को बुरी तरह हराया और पोर्टो नोवो में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन यहीं पर ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट ने कूटनीति का सहारा लिया और हैदर के सहयोगियों को ही उनसे अलग कर दिया। 1782 में कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो गई, पर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस लड़ाई को रुकने नहीं दिया। अब जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़े, उनके परिणाम कूटनीतिक गतिरोध से बदलकर मैसूर के लिए विनाशकारी क्षेत्रीय नुकसान में तब्दील होने लगे। मैसूर के लिए आगे का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला था। अगर हम इन 3 मुख्य संधियों को ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट नजर आएगा। शुरू की 2 संधियां मद्रास और मैंगलोर लगभग बराबरी पर थीं। जीते हुए हिस्से आपस में वापस कर दिए गए थे। लेकिन 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि वो बेहद दंडात्मक थी। उसने कानूनी तरीके से मैसूर से उसका लगभग आधा राज्य ही छीन लिया और ऊपर से करोड़ों का भारी युद्ध हर्जाना अलग लगा दिया। ये तीसरा युद्ध आखिर हुआ क्यों था? असल में टीपू सुल्तान को त्रावणकोर के क्षेत्रीय विस्तार से बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें लगा कि ये उनकी संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है, और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ त्रावणकोर का साथ दे दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 में बैंगलोर पर कब्जा किया और अंततः श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर दी। टीपू सुल्तान को हार माननी पड़ी और उन्हें बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपने पड़े। इतनी कठोर संधि और अपना आधा राज्य खोने के बाद भी टीपू सुल्तान शांत नहीं बैठे। वो अपनी ताकत वापस चाहते थे
और यही आज़ादी की जिद उन्हें सीधे अंतिम टकराव की तरफ ले गई। और फिर आता है चौथा युद्ध 1799। वाडियार शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। लॉर्ड वेल्सली को टीपू और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों से बहुत डर लगने लगा था। मराठों और निजाम के समर्थन वाली ब्रिटिश सेनाओं ने 17 अप्रैल 1799 को सीधा हमला बोल दिया। टीपू सुल्तान ने अपने पारंपरिक रक्षात्मक संरचनाओं के साथ आखिरी सांस तक बहादुरी से रक्षा की, पर 4 मई को श्रीरंगपट्टनम का पतन हो गया। यहां हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना होगा, संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। टीपू सुल्तान के लिए चाहे वो माहे हो या त्रावणकोर, ब्रिटिश दखलंदाजी सीधे उनके खुद के शासन करने के सर्वोच्च अधिकार पर हमला थी। वो किसी के अधीन रहकर शासन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से बेहतर लड़ना चुना, क्योंकि संप्रभुता उनके लिए सर्वोपरि थी। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, हम सिर्फ युद्ध और मैदान जंग की ही बात क्यों करें? मैसूर की असली ताकत उन आंतरिक सुधारों में थी जिन्होंने इस राज्य को अपने वक्त से कहीं आगे की आधुनिकीकरण वाली शक्ति बना दिया था। टीपू सुल्तान का प्रशासन सच में बहुत मॉडर्न था। उन्होंने पश्चिमी प्रशासनिक तरीके अपनाए, प्रांतों में दोहरे नेतृत्व का इस्तेमाल किया और एक शानदार स्थानीय पंचायत प्रणाली भी स्थापित की। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उन्होंने भू राजस्व प्रणाली में व्यापक सुधार किया और राज्य के लिए आकर्षक वाणिज्यिक एकाधिकार स्थापित किए। यहां तक कि उन्होंने रेशम उत्पादन यानी सेरिकल्चर को इतना प्रमोट किया जिसने मैसूर के आम नागरिकों के दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया। और मिलिट्री टेक में तो मैसूर का जवाब ही नहीं था। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, जहां एक तरफ ब्रिटिश सेनाएं अपनी अनुशासित पैदल सेना और बेजोड़ ग्लोबल नौसैनिक शक्ति पर निर्भर थीं, वहीं मैसूर की सेना ने पहली बार अत्यधिक प्रभावी रॉकेट तोपखाने का नवाचार किया। हालांकि टीपू का बनाया हुआ बोर्ड ऑफ एडमिरैलिटी पश्चिमी नौसैनिक शक्ति को मैच नहीं कर पाया, पर उनके रॉकेट्स ने ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, टीपू का दरबार विचारों का भी एक बड़ा केंद्र था। वे पश्चिमी वैज्ञानिक प्रगति और फ्रांसीसी क्रांति से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और फ्रेंच जैकोबिन क्लब का समर्थन भी किया। ये महज कोई दिखावा नहीं था, ये औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ एक साझा वैश्विक संघर्ष का प्रतीक था। साथ ही उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। लेकिन श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक झटके में बदल गया। जीतने वाली ब्रिटिश सत्ता ने इस क्षेत्र की संरचना को मौलिक रूप से पलट कर रख दिया, और इसे पलटने का मुख्य टूल था सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। ये एक ऐसी औपनिवेशिक प्रणाली थी जहां अंग्रेजों ने वाडियार राजवंश के नाबालिग शासक कृष्णराज तृतीय को गद्दी पर तो बिठा दिया, पर सुरक्षा के बदले में उनकी सारी बाहरी संप्रभुता छीन ली। मैसूर पर पूरी तरह से ब्रिटिश निगरानी थोप दी गई। 19वीं सदी के इस टाइमलाइन को देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। 1799 में सहायक संधि लागू हुई और 1831 आते आते विलियम बेंटिक ने कुशासन का दावा कर मैसूर का पूरा नियंत्रण ही अपने हाथ में ले लिया। फिर कई दशकों बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने ये राज्य वापस शासक को लौटाया। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे मैसूर धीरे धीरे अपनी पूरी आज़ादी खो चुका था। आज जब हम इतिहास में टीपू सुल्तान का आकलन करते हैं तो बात हमेशा इसी एक लाइन पर आकर रुकती है, समर्पण के बजाय संप्रभुता को प्राथमिकता देना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी नवप्रवर्तक के रूप में देखते हैं जिसने घुटने टेकने के बजाय अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश नियंत्रण से लड़ना चुना। इन सभी जटिल संधियों, क्षेत्रीय परिवर्तनों और सत्ता के खेल को देखने के बाद अंत में एक सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। जरा सोचिए, अगर टीपू सुल्तान के अधीन एक स्वतंत्र, आधुनिक हो रहा मैसूर राज्य नहीं गिरता, तो क्या ब्रिटिश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इतनी आसानी से अपना साम्राज्य खड़ा कर पाते? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास का हर एक पल आज के भूगोल को तय करता है।